Hello everyone, how are you to all of you? I hope you all are good. My name is Rohit Sahu and welcome back to all in my YouTube channel G Physics with R Ohid. तो आज का ये 12th क्लास का चैप्टर 1 का हमारा 7th लेक्चर होने वाला है। ओके और इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन देखे थे, फॉर्मूला देखे थे, एसआई यूनिट देखे थे और हम लोगों ने ये भी देखा था कि किसी डाइपोल एक्सिस के डाइपोल एक्सिस पर अगर किसी पॉइंट चार्ज को रख दिए या टेस्ट चार्ज को रख दिए तो उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा। ओके और उसके लिए हम लोगों ने डेरिवेशन भी किया था और डेरिवेशन में हम लोगों ने निकाला था ई एक्सीएल इज इक्वल टू 1/4πε0 2p अपॉन आर का क्यूब। ऐसा कुछ डेरिवेशन हम लोगों ने कैलकुलेट किया था। तो उसी को आगे बढ़ाते हैं और आज के इस लेक्चर में हम लोग फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिफाइंड करने वाले हैं, डेरिवेशन करने वाले किसी पॉइंट के लिए। और वो पॉइंट जो है कहाँ पर रखा हुआ है, किसी डाइपोल एक्सिस के इक्वेटोरियल एक्सिस पर रखा हुआ है। ओके तो आज का हमारा टॉपिक होगा केस 2। हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है। कहाँ पर करना है? इक्वेटोरियल पॉइंट पर करना है। डाइपोल के इक्वेटोरियल एक्सिस के किसी पॉइंट पर हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। तो इस टॉपिक को समझने के लिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है वो है ये डायग्राम। अगर ये डायग्राम आपको समझ में आ गया, ये इसका कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ गया तो इसमें मैथमेटिकल कैलकुलेशन के अलावा कुछ नहीं है। तो इस डायग्राम को समझने के लिए आपको 11th क्लास से दो कॉन्सेप्ट जो है उसको समझना है। फर्स्ट आप लोगों ने कंपोनेंट के बारे में पढ़ा होगा, जिसमें हम लोग क्या करते थे, दो एक्सिस लेते थे जिसमें एक एक्स एक्सिस होता था, एक वाई एक्सिस होता था। तो एक्स एक्सिस में हम लोग ओरिजेंटल कंपोनेंट लेते थे जिसको हम लोग एक्स कॉस थीटा या आर कॉस थीटा लेते थे। अगर इसके ओरिजिन पॉइंट से आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट पी है तो इसके लिए हम लोग ओरिजेंटल कंपोनेंट लेते थे आर कॉस थीटा और वर्टिकल कंपोनेंट लेते थे साइन थीटा। ये कॉन्सेप्ट का यूज़ यहाँ पर हुआ है। मैं बताऊंगा इसको, इस डायग्राम को एक बार फिर से रीड्रॉ करके मैं बताऊंगा यहाँ पर, ठीक है। दूसरा कॉन्सेप्ट यूज़ हुआ है यहाँ पर वेक्टर का, रिजल्टेंट का। ओके जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था 11th क्लास में, हमारे पास ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। यहाँ से आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी है और एक्स एक्सिस में जो वेक्टर है वो वेक्टर ए है और वाई एक्सिस में जो वेक्टर है वो वेक्टर बी है। तो आर का रिजल्टेंट हम लोग क्या लेते थे, आर का जो रिजल्टेंट या मैग्नीट्यूड क्या लेते थे, ए प्लस बी, ऐसा कुछ हम लोग को मिलता था। तो इस कॉन्सेप्ट को हम लोग यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। ओके आई होप ये समझ में आया होगा। जब इसको मैं इस डायग्राम को रीड्रॉ करते समय ये यूज़ करूँगा तो एक बार और बता दूंगा। तो चलिए इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो ये डायग्राम को मैं फिर से ड्रॉ कर रहा हूँ, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग कंसिडर कर लेते हैं, हम लोग के पास एक पॉइंट ए है और इससे कुछ ही दूरी पर एक और पॉइंट है जिसको हम लोग पॉइंट बी कंसिडर कर लेते हैं। पॉइंट ए पर हम लोगों ने रखा माइनस क्यू चार्ज, पॉइंट बी पर हम लोगों ने रखा है प्लस क्यू चार्ज। कंसिडर कर लेते हैं पॉइंट ए और बी दोनों का जो सेंटर है उसको हम लोग ओ कंसिडर कर लेते हैं। तो इसी अरेंजमेंट को कहा जाता है इलेक्ट्रिक डाइपोल और ओ को कहा जाता है सेंटर ऑफ डाइपोल। तो यहाँ पर हम लोग दो एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं। एक एक्सिस ड्रॉ करते हैं वो डाइपोल के ही पैरेलल रहता है जिसको हम लोग डाइपोल एक्सिस बोलते हैं या ओरिजेंटल एक्सिस बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, डाइपोल एक्सिस, या फिर इसी को आप लोग बोल सकते हो ओरिजेंटल एक्सिस। जैसे कि यहाँ पर आप लोग को दिख रहा होगा, इसको बोला जाता है डाइपोल एक्सिस। ओके और डाइपोल के परपेंडिकुलर इसके सेंटर से एक और लाइन ड्रॉ करते हैं, एक और लाइन ड्रॉ करते हैं, इसको कहा जाता है इक्वेटोरियल एक्सिस। इसको क्या कहा जाता है, इक्वेटोरियल एक्सिस। ये सारा चीज़ हम लोग पिछले लेक्चर में देख चुके हैं। यहाँ पर आप लोग का रिवीजन हो जा रहा है क्योंकि ये डायग्राम समझना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा ये लाइन, ये वाला लाइन आप लोग को दिख रहा होगा, ठीक है। तो इसको बोला जाता है इक्वेटोरियल एक्सिस, इक्वेटोरियल एक्सिस। अब हम लोग को क्या करना है, ये हमारा टॉपिक का ही नाम है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ अ डाइपोल। डाइपोल के इक्वेटोरियल लाइन पर एक पॉइंट रखा हुआ है। मैं कंसिडर कर लेता हूँ ये पॉइंट पी है और इस पर Q0 चार्ज रखा हुआ है और इसका जो डिस्टेंस है सेंटर ऑफ डाइपोल से R डिस्टेंस पर है। तो इसी पॉइंट पर हम लोग को क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है। ओके तो कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि माइनस क्यू चार्ज की वजह से इसके ऊपर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है।
तो हम लोग कंसिडर कर लेते हैं इनके ऊपर जो माइनस क्यू चार्ज है उनकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है वो कितना हो रहा है, हम लोग कंसिडर कर लेते हैं ई माइनस क्यू। तो इसको मैं इसका डायरेक्शंस को इधर क्यों दिखाया हूँ, क्योंकि हम लोग को पता है क्यू जीरो चार्ज के ऊपर, क्यू जीरो जो पॉइंट चार्ज है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और यहाँ पर निगेटिव है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमको पता है पॉजिटिव से आउटवर्ड होता है और यहाँ पर क्यू जीरो टेस्ट चार्ज है, इसको हमेशा पॉजिटिव कंसिडर किया जाता है, तो इससे आउटवर्ड ना होगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं। इसी प्रकार पॉइंट बी पर जो पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है इसकी वजह से इस पॉइंट पी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये भी आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा और इसका डायरेक्शन ये होगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से है, प्लस क्यू चार्ज की वजह से है। ओके, ये डायग्राम को आप लोग अच्छे से ड्रॉ कर लेना, मैं यहाँ पर अच्छे से ड्रॉ कर दिया हूँ, यहाँ पर आप लोगों को केवल समझाने के लिए रीड्रॉ कर रहा हूँ मैं। ओके, आई होप ये भी आप लोगों को समझ में आया होगा। अब यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड है ई माइनस क्यू, यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड है ई प्लस क्यू। अब इन दोनों की वजह से जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा वो हमें इस डायरेक्शन में कुछ ऐसा मिलेगा। जैसे कि 11th क्लास में हम लोग पढ़े थे कॉन्सेप्ट ये वाला, इसी कॉन्सेप्ट को मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ। तो ये हमारा हो जाएगा रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड और इसी को कहा जाता है इक्वेटोरियल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ओके, तो यहाँ पर ये जो एंगल है इसको हम लोग थीटा कंसिडर कर लेते हैं, इसको भी थीटा कंसिडर कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो थीटा है, तो यहाँ पर जितना एंगल बनेगा उतना यहाँ भी बनेगा। अब ये कितना एंगल है, तो इसकी वजह से यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो इसके इक्वल होगा, क्योंकि यहाँ पर हम लोग सेंटर से ड्रॉ किए, ऐसा कंसिडर कर लेते हैं। यहाँ पर भी जो एंगल बनेगा वो उसको भी हम लोग थीटा कंसिडर कर लेते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो वैक्टर है ई प्लस क्यू इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, इसका हम लोग कंपोनेंट लेते हैं। तो मैं कंसिडर कर लेता हूँ ये इसका क्या हो जाएगा, वर्टिकल कंपोनेंट ले लेता हूँ, ये हो जाएगा ई प्लस साइन थीटा। अब हम लोग ये वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करने जा रहे हैं, ये वाला कॉन्सेप्ट। ओके, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है ई प्लस क्यू साइन थीटा, इसी का अगर मैं ऑरिजेंटल कंपोनेंट लूँ तो ये हो जाएगा ई प्लस क्यू कॉस थीटा। ओके, इसी प्रकार ये वाला जो वेक्टर फील्ड है, जो वेक्टर ई माइनस क्यू फील्ड है, इसका भी मैं दो कंपोनेंट ले लेता हूँ। ये फर्स्ट कंपोनेंट ले लेता हूँ मैं इसका वर्टिकल कंपोनेंट, जिसको मैं लिख सकता हूँ ई माइनस क्यू साइन थीटा, और इसका भी एक ऑरिजेंटल कंपोनेंट ले लेता हूँ, ये हो जाएगा ई माइनस क्यू कॉस थीटा। ओके, तो इस प्रकार से ये डायग्राम है। आई होप ये सभी आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। एक चीज़ और, यहाँ पर जो पॉइंट ए है और ये जो पॉइंट बी है, दोनों के बीच का डिस्टेंस हम लोग क्या निकाल सकते हैं, तो ये डिस्टेंस हम लोग को मिलेगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अभी निकाल के बताऊंगा। उसी प्रकार बी और पी दोनों के बीच का डिस्टेंस जो निकलेगा ये निकलेगा आर स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर। अब ये कैसे निकलेगा, तो यहाँ पर हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम लोग को क्या निकालना है, ए पी का वैल्यू निकालना है। ए पी का वैल्यू कितना लिखा हूँ, आर स्क्वायर ए स्क्वायर, तो ये कैसे आएगा, तो यहाँ पर देखना आप लोग के पास एक ट्रेंगल है ए ओ पी, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, पाइथागोरस प्रमेय का यूज़ करूँगा। तो यहाँ पर थीटा है, थीटा का सामने वाला ये क्या हो जाएगा जी, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, इसका जस्ट नीचे वाला क्या हो जाता है, बेस हो जाता है, और जो बच जाता है वो क्या होता है, हाइपोटेनियस। और हम लोग को पाइथागोरस थ्योरम से पता है जो हाइपोटेनियस का स्क्वायर होता है वो परपेंडिकुलर मतलब OP का स्क्वायर और जो बेस है, बेस क्या है हमारे पास, OA का स्क्वायर का सम का इक्वल होगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं AP इज इक्वल्स टू अंडर रूट OP का वैल्यू क्या है यहाँ पर, ये है OP का वैल्यू हम लोग R कंसिडर किए तो ये R स्क्वायर हो जाएगा। AO यहाँ पर O है, यहाँ पर O है, यहाँ पर A है, इनके बीच का डिस्टेंस हम लोग A कंसिडर कर लेते हैं, जैसे कि इस डायग्राम में दिखाया हुआ है। इसी प्रकार इनके बीच का डिस्टेंस हम लोग A कंसिडर कर लेते हैं, और यहाँ पर अगर इसकी इफेक्टिव लेंथ की बात करें तो ये हो जाएगा 2 वेक्टर A। ओके, तो ये हो जाएगा आप लोग का A स्क्वायर। इसी प्रकार हम लोग BP का वैल्यू निकाल सकते हैं, इसी प्रकार हम लोग BP का भी वैल्यू निकाल सकते हैं, R स्क्वायर A स्क्वायर। तो BP स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा जी, ये हो जाएगा O P का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर। तो ओ पी यहाँ पर क्या है, आर स्क्वायर है, प्लस ओ बी यहाँ पर क्या है, ए है, और ये जो स्क्वायर है इसको हम लोग राइट साइड में ट्रांसफर कर देंगे तो ये अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा। आई होप ये भी आप लोगों को समझ में आया होगा। अब चलिए हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन की। तो हम लोग पहले देख चुके हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को पी से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका डायरेक्शन जो है हमेशा निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर होता है, तो इसी को यहाँ पर दिखाया हुआ है। तो इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर। और जो यहाँ पर हम लोग को इक्वेटोरियल
जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिलेगी उसका डायरेक्शंस क्या होना चाहिए, पॉजिटिव से निगेटिव। तो यहाँ पर उसी को दिखाया हुआ है, इक्वेटोरियल एक्सिस का जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उसका डायरेक्शन पॉजिटिव क्यू से माइनस क्यू की ओर होनी चाहिए। मतलब यहाँ पर जो रिलेशंस निकालेंगे इसके लिए वो निगेटिव आएगा, अगर हम लोग इसके डायरेक्शंस की बात करें किसके रिस्पेक्ट में, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के रिस्पेक्ट में। तो आई होप यहाँ तक आप सभी को समझ में आया होगा। अब अभी मैं जितना ड्रॉ किया हूँ उसको इरेज कर रहा हूँ, आप लोग नोट्स में इसको राइट डाउन कर लीजिए, है ना। ओके तो आई होप यहाँ पर जो डायग्राम दिया हुआ है ये आप सभी को समझ में आया होगा। चलिए तो आगे हम लोग डेरिवेशन की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर इस डायग्राम में जो देख पा रहे हैं तो कौन कौन सा पॉइंट क्या है उसको मैं एक बार डिफाइन कर देता हूँ। तो यहाँ पर 3 पॉइंट दिया हुआ है, पॉइंट पी, पॉइंट ए, पॉइंट बी। ये सभी क्या है, ये सभी आर्बिट्रेरी पॉइंट है। आर्बिट्रेरी पॉइंट बोलने का मतलब ये है कि इसको हम लोग अपनी इच्छा से लिए हुए हैं, जहां पर हम लोग सभी पॉइंट चार्ज को रखे हुए हैं। ओके, तो यहाँ पर माइनस क्यू और प्लस क्यू क्या है, ये पॉइंट चार्ज है। क्या है ये, पॉइंट चार्ज है, या फिर इसी को हम लोग बोल सकते हैं सोर्स चार्ज, या फिर इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, सोर्स चार्ज। क्यू जीरो यहाँ पर क्या है, इसको बोला जाता है टेस्ट चार्ज। क्या बोलते हैं, इसको बोला जाता है टेस्ट चार्ज। और यहाँ पर ई माइनस क्यू क्या चीज है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। ई माइनस क्यू क्या चीज है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। और किसकी वजह से है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज की वजह से। इसी प्रकार ई प्लस क्यू क्या है, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये भी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। किसकी वजह से, ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज की वजह से। और अगर हम लोग ई प्लस क्यू कॉस थीटा की बात करें तो ये क्या है, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट है, या इसको हम लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट किसका, ऑफ ई प्लस क्यू इलेक्ट्रिक फील्ड का। इसी प्रकार ई प्लस साइन थीटा की बात करें तो ये वर्टिकल कंपोनेंट है। क्या है ये, वर्टिकल कंपोनेंट है। किसका वर्टिकल कंपोनेंट है, ऑफ ई प्लस क्यू का। इसी प्रकार ई माइनस क्यू कॉस थीटा क्या है, ये भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट किसका है, तो ई माइनस क्यू का है। उसी प्रकार ई माइनस क्यू साइन थीटा की बात करें तो ये वर्टिकल कंपोनेंट है। ये क्या है, वर्टिकल कंपोनेंट है। किसका है, तो ई माइनस क्यू का है। यहाँ पर आर क्या है, डिस्टेंस है। आर क्या है, डिस्टेंस है। किसके किसके बीच का, बिटवीन इलेक्ट्रिक डाइपोल सेंटर ओ एंड पॉइंट पी, दोनों के बीच का। 2a यहाँ पर क्या है, तो इसको कहा जाता है इफेक्टिव लेंथ। क्या कहा जाता है, इफेक्टिव लेंथ। ओके, और आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को कहा जाता है, तो ये जो है कौन सा डिस्टेंस है, ए और पी के बीच का। और किसके बीच का डिस्टेंस है, सॉरी ये पी होगा, पी और पी के बीच का डिस्टेंस है, जो कि आप लोग यहाँ पर इस फिगर के द्वारा देख सकते हैं। तो आई होप यहाँ तक आप सभी को समझ में आया होगा। चलिए इसके डेरिवेशन की तरफ बढ़ते हैं। अब जो ऊपर हम लोग पिक्चर देखे हैं वहां से सबसे पहले हम लोग लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज की वजह से। प्लस क्यू चार्ज की वजह से पॉइंट पी पर हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है। तो दो चीज आप लोग को ध्यान में रखना है जो कि हम लोग पिछले लेक्चर में देख चुके हैं। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसका डेफिनेशन क्या होता है, एफ अपॉन क्यू जीरो। दूसरी चीज कुलाम फोर्स, यहाँ पर ये जो कुलाम फोर्स है इसका वैल्यू क्या होता है, तो ये होता है, यहाँ पर स्केलर फॉर्म लिख रहा हूं, तो के Q1 Q2 अपॉन दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग यूज करेंगे। तो सबसे पहले प्लस क्यू चार्ज के लिए कैलकुलेट करेंगे, तो ये हो जाएगा वेक्टर E प्लस क्यू वेक्टर F प्लस क्यू अपॉन Q0। यहाँ पर F का वैल्यू रख देंगे तो ये हो जाएगा कि Q1 की जगह पर यहाँ पर Q0 कंसिडर किए, Q2 की जगह पर यहाँ पर प्लस क्यू कंसिडर किए, अपॉन ये वाला Q0 यहाँ पर लिखा हुआ है, और दोनों के बीच का डिस्टेंस यहाँ पर क्या लिए हैं, आर स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अंडर रूट का होल स्क्वायर।
ओके, हम लोग फिगर के द्वारा देख सकते हैं। यहाँ पर Q0 को कंसिडर किया हुआ है Q1 और जो प्लस Q है इसको कंसिडर किया हुआ है Q2 और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है जी, √r² प्लस a का स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लोग को प्लस Q चार्ज की वजह से जो कूलम्ब फोर्स मिलेगा वो मिलेगा कि Q1 के जगह पर है Q0, Q2 के जगह पर है प्लस Q और दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, √r² प्लस a का स्क्वायर और पूरे का होल स्क्वायर, ये हम लोग को मिलेगा। ओके, तो इसी वैल्यू को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट किया हुआ है प्लस वेक्टर f प्लस q के जगह पर। तो यहाँ पर Q0 कैंसिल आउट हो जाता है, जो फाइनल आंसर हम लोग को मिलता है कि Q/r² प्लस a का स्क्वायर मिल जाता है और यही हमारा इक्वेशन नंबर 1 है। इसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे, सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पॉइंट P ड्यू टू माइनस Q चार्ज। अब हम लोग पॉइंट P पर माइनस Q चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। तो फिर से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का ही डेफिनेशन लगाएंगे, वेक्टर E माइनस Q इज इक्वल्स टू वेक्टर F माइनस Q अपॉन Q0। ओके, अब यहाँ पर f माइनस क्यू का वैल्यू फिर से हम लोग डायग्राम के थ्रू कैलकुलेट कर लेते हैं। फिर से हम लोग Q0 को Q1 कंसीडर कर लेते हैं और माइनस क्यू को क्या कंसीडर कर लेते हैं, Q2 कंसीडर कर लेते हैं और दोनों के बीच का डिस्टेंस यहाँ पर फिर से क्या है, √r² प्लस a²। तो यहाँ पर f माइनस क्यू का वैल्यू क्या मिल जाएगा हमको कि Q1 के जगह पर क्या है Q0, Q2 की जगह पर क्या है यहाँ पर माइनस क्यू और दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है जी, r² प्लस a का स्क्वायर √ पूरे का होल स्क्वायर। अब इस वैल्यू को फिर से हम लोग इस फॉर्मूले में रख देंगे तो हम लोग को मिल जाएगा कि Q0 माइनस Q अपॉन Q0 √r² प्लस a² का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर Q0 फिर से कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहाँ पर फाइनल वैल्यू मिल जाएगा, वो मिलेगा कि माइनस Q अपॉन r² प्लस a²। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 2 नाम दे देते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 का मैग्नीट्यूड ले लेते हैं। अब क्या करेंगे हम लोग, इक्वेशन नंबर 1 का मैग्नीट्यूड, दैट मीन्स हियर वी हैव टू टेक मॉड इन बोथ साइड। दोनों तरफ हम लोग क्या ले लेंगे, मॉड ले लेंगे। तो यहाँ पर मॉड लेने के बाद जो फाइनल वैल्यू हम लोग को मिलेगा वो मिलेगा E प्लस क्यू इज इक्वल्स टू के Q अपॉन r² प्लस a²। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 3 दे देते हैं। इसी प्रकार हम लोग फिर से क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 का दोनों तरफ मैग्नीट्यूड लेंगे या फिर मॉड लेंगे। तो मॉड लेंगे तो हम लोग को मिलेगा मॉड वेक्टर E माइनस क्यू इज इक्वल्स टू के माइनस क्यू अपॉन r² प्लस a का स्क्वायर मॉड। तो जब हम लोग इसको फाइनली लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, E माइनस क्यू इज इक्वल्स टू के Q अपॉन r² प्लस a²। यहाँ पर माइनस जो है प्लस में कन्वर्ट हो जाता है जब हम लोग मैग्नीट्यूड लेते हैं। ठीक है, ये मॉड की प्रॉपर्टीज है। क्या है ये, मॉड की प्रॉपर्टीज है। आप लोगों ने 11th क्लास मैथमेटिक्स में ये रूल पढ़ा होगा। चलिए आगे देखते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग को क्या मिल गया, इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 मिल गया। और इक्वेशन नंबर 3 और 4 को आप लोग देखकर बता सकते हैं कि दोनों एक दूसरे के क्या हैं, इक्वल हैं। तो इसलिए मैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 एंड 4 से लिख सकता हूँ E प्लस क्यू इज इक्वल्स टू E माइनस क्यू और दोनों किसके इक्वल होंगे, के Q अपॉन r² प्लस a² के इक्वल होंगे। यहाँ पर k का वैल्यू रख देंगे, चूंकि हम लोग को k का वैल्यू पता है 1/4πε0 होता है। तो इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करने के बाद ये वाले इक्वेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ और इसको मैं दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 5 का नाम। तो ये हमें मिल गया इक्वेशन नंबर 5। चलिए आगे देखते हैं। आगे हम लोग को क्या करना है, अब ऊपर जो हम लोग को फिगर मिला था वहां से ये एक रिलेशन हम लोग निकाल सकते हैं। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है इक्वेटोरियल एक्सिस के लिए, इसको हम लोग E प्लस क्यू कॉस थीटा प्लस E माइनस क्यू कॉस थीटा ऐसा लिख सकते हैं विथ माइनस। और इसका जो डायरेक्शन है ये है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन के जस्ट अपोजिट, इसलिए इसको माइनस लिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग फिगर से देख सकते हैं कि ये जो इक्वेटोरियल इलेक्ट्रिक फील्ड है रिजल्टेंट, इसको इन दोनों के एडिशंस के इक्वल कंसिडर किया जा सकता है। लेकिन अगर हम लोग इसके डायरेक्शंस की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो डायरेक्शन होता है पॉजिटिव क्यू से लेकर माइनस क्यू तक होता है। उसी प्रकार हम लोग को ये भी पता है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन माइनस क्यू से प्लस क्यू रहता है। इसलिए यहाँ पर इन दोनों को ऐड करने पर हमको ये मिलता है, ये रिजल्टेंट मिलता ही है। यहाँ पर ये दोनों कॉन्सेप्ट को यूज, कुछ देर पहले मैं बताया था 11th क्लास का 2 कॉन्सेप्ट, एक कंपोनेंट का कॉन्सेप्ट बताया था और एक दूसरा बताया था रिजल्टेंट का कॉन्सेप्ट बताया था। तो उसी कॉन्सेप्ट का यहाँ पर यूज किया हुआ है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं फाइनली E इक्वेटोरियल इज इक्वल्स टू E प्लस क्यू कॉस थीटा प्लस E माइनस क्यू कॉस थीटा। दोनों को ऐड कर देंगे तो हम लोग को ये मिल जाएगा। यहाँ पर माइनस क्यों आया है, ये केवल ये दिखा रहा है कि ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है। ओके,
अब यहाँ पर ये जो E प्लस क्यू है, E कॉस थीटा है, E माइनस क्यू कॉस थीटा है, तो हम लोग जस्ट ऊपर देख चुके हैं। ऊपर क्या देख चुके हैं कि E प्लस क्यू जो है E माइनस क्यू के इक्वल होता है। तो यहाँ पर जब हम लोग इन दोनों को इक्वेट कर देंगे तो दोनों क्या हो जाएगा, सेम कंपोनेंट हो जाएगा। तो दोनों को हम लोग क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो फाइनली इस इक्वेशन से हम लोग को ये रिलेशन मिलेगा -2 E प्लस क्यू कॉस थीटा। यहाँ पर ये डायरेक्शन शो करता है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का यूनिट वेक्टर है ये। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 6 का नाम दे देते हैं। अब ऊपर फिगर से आप लोग को एक त्रिभुज दिख रहा होगा, एक ट्रायंगल दिख रहा होगा जिसका नाम है AOP। यहाँ से अगर हम लोग कॉस थीटा का वैल्यू निकालें तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, OA अपॉन AB। तो OA का वैल्यू क्या है, A है, और AB का वैल्यू क्या है, √r² प्लस A का स्क्वायर। ये सारा चीज़ हम लोग देख चुके हैं। फिर भी एक बार आप लोगों को कैलकुलेट करके बता देता हूँ कि ये आपका फिगर है और यहाँ पर एक ट्रायंगल देख पा रहे हैं, ये A है, ये O है, तो AO और ये P है। अब यहाँ पर मैं आप लोग को बता चुका हूँ, यहाँ पर ये बता चुका हूँ कि AO यहाँ पर क्या है, बेस है, और यहाँ पर O और P क्या है, ये परपेंडिकुलर है, और AP यहाँ पर क्या है, हाइपोटेनियस। ये बता चुका हूँ। अब हम लोग को पता है कॉस थीटा का वैल्यू क्या होता है जी, इसको आप लोग 10th क्लास में पढ़ चुके हो। तो इसका वैल्यू जो होता है ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। इसका वैल्यू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस का वैल्यू यहाँ पर हम लोग क्या लिए हैं, बेस कौन सा है, AO है, जिसको हम लोग A कंसिडर कर सकते हैं। ओके, और अगर हम लोग हाइपोटेनियस की बात करें तो वो है OP, सॉरी हाइपोटेनियस क्या यहाँ पर AP। तो AP का वैल्यू क्या लिए हम लोग, r² प्लस A का स्क्वायर। तो इसी वैल्यू का हम लोग क्या कर देंगे, नीचे ले जाकर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो वही चीज़ यहाँ पर किया हुआ है, यहाँ पर मिला हुआ है A अपॉन √r² प्लस A²। अब हम लोग क्या करेंगे, जो इक्वेशन नंबर 5, 6 और 7 है उसका यूज़ करेंगे तो हम लोग को ये इक्वेशन मिल जाएगा। तो ये इक्वेशंस कैसे मिला, तो ये जो कॉस थीटा है इस वैल्यू को हम लोग यहाँ पर ले जाकर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, और जो E प्लस का वैल्यू हम लोग जो ऊपर कैलकुलेट कर चुके हैं इसको यहाँ पर लाकर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। यहाँ पर इक्वेशन नंबर 5 का ये वाला जो पूरा वैल्यू है इसको ले जाकर हम लोग यहाँ पर रख देंगे। तो यहाँ पर E प्लस क्यू का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा और कॉस थीटा का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा, तो इक्वेशन नंबर 6 जो है हमको ऐसा दिखने लगेगा, E इक्वेटोरियल इज इक्वल्स टू -2 K अपॉन r² प्लस A² A अपॉन √r² प्लस A²। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ये जो माइनस है, -KQ इंटू 2A, 2 को इसके साथ लिख दूंगा, और यहाँ पर एक चीज़ और, यहाँ पर r² प्लस A² है, इसके पावर में कितना है, 1 है। यहाँ पर कितना है, √r² प्लस A² है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ r² A² का पावर में 1/2, और यहाँ पर r² A² के पावर में 1। तो यहाँ पर दोनों सेम क्वांटिटी है ना, r² प्लस A², r² प्लस A²। ठीक है, तो इसका पावर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, r² A² 1 प्लस 1/2। तो फाइनली इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, r² प्लस A² पूरे का पावर में हो जाएगा 3/2। तो वही चीज़ यहाँ पर किया हुआ है। ओके, आगे हम लोग देखते हैं। तो फाइनली हम लोग को जो E इक्वेटोरियल इलेक्ट्रिक फील्ड है ये मिल जाएगा -K वेक्टर P अपॉन r² प्लस A² 3/2, जो कि ये लिखा हुआ है। और यहाँ पर वेक्टर P कहाँ से आया, तो हम लोग को पता है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का जो रिलेशन होता है ये होता है वेक्टर PQ इंटू 2A। ये रिलेशन हम लोग को पता है। तो यहाँ पर Q इंटू 2A की जगह पर हम लोग क्या सब्स्टिट्यूट किए हैं, वेक्टर P। अब एक चीज़ और पता है, यहाँ पर जो R का वैल्यू है ये हम लोग पहले भी देख चुके हैं, डाइपोल एक्सियल पॉइंट के लिए जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे थे, तो R का वैल्यू जब A से बहुत छोटा होता है तो यहाँ पर R को हम लोग A को हम लोग क्या कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं, क्योंकि A का वैल्यू यहाँ पर बहुत छोटा है, इतना छोटा है कि उसको हम लोग नेग्लिजिबल कंसिडर कर सकते हैं। आप लोग 0 कंसिडर मत करना, 0 नहीं लिया गया, इसका वैल्यू कुछ ना कुछ है, लेकिन R के कंपेरिजन में बहुत छोटा है, इसलिए उसको केवल क्या किए, नेग्लिजिबल कंसिडर किए हैं। तो यहाँ पर फाइनली हम लोग A को नेग्लेक्ट कर देंगे, तो फाइनली हम लोग को मिल जाएगा r² पूरे के पावर में 3/2। यहाँ पर 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो E इक्वेटोरियल का वैल्यू मिलेगा -K वेक्टर P अपॉन R का क्यूब। अब K का वैल्यू यहाँ पर रख दिए हैं तो ये मिल जाएगा, ये 1 होगा। ठीक है, K का वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो E इक्वेटोरियल इज इक्वल टू -1/4πε0 P वेक्टर और R का क्यूब अपॉन में। और यहाँ पर इसका डायरेक्शन शो कर रहे हैं, तो इसका डायरेक्शन होता है इलेक्ट्रिक डायपोल के अपोजिट, इसीलिए यहाँ पर माइनस लगा हुआ है। तो उसी को मैं यहाँ पर लिखा हुआ है नेगेटिव साइन, सो दैट वेक्टर P एंड इक्वेटोरियल E
वेक्टर आर अपोजिट टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। तो इसी इक्वेशन नंबर 8 को कहा जाता है इक्वेटोरियल एक्सिस पर जो पॉइंट रखा हुआ है उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर इस इक्वेशन नंबर 8 का अगर हम लोग मैग्नीट्यूड लें, इफ यू टेक मॉड इन बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा, वेक्टर ई इक्वेटोरियल मॉड इज इक्वल्स टू माइनस के वेक्टर पी अपॉन आर का क्यूब यूनिट वेक्टर पी का मॉड। तो यहाँ पर जब मॉड को हम लोग फिर से इसको रिकैलकुलेट करके लिखे तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं। ये मॉड की प्रॉपर्टी है, जो निगेटिव चार्ज है वो हट जाएगा। तो फाइनली हम लोग को जो वैल्यू मिलेगा ई इक्वेटोरियल इज इक्वल्स टू 1/4πε0 पी अपॉन आर का क्यूब। इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 9। तो इसी को कहा जाता है इक्वेटोरियल पॉइंट पर जो पॉइंट चार्ज रखा हुआ है उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहले हम लोग डाइपोल एक्सिस के किसी डाइपोल एक्सिस के लिए किसी पॉइंट पर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले थे, उसका वैल्यू कितना था, उसका वैल्यू इतना था एक्सियल पॉइंट पर 1/4πε0 2p अपॉन आर का क्यूब। ओके। और यदि आपको एग्जाम में इन दोनों के बीच रिलेशन पूछ दिया जाए, इक्वेटोरियल इलेक्ट्रिक फील्ड और एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच रिलेशन पूछ दिया जाए, तो इनके बीच का रिलेशन कुछ ऐसा होता है, जो एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना होता है, एक्सियल पॉइंट पर रखे पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का 2 गुना होता है। इसको कैसे निकालते हैं, तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं ये जो 1/4πε0 है और इसके साथ में अगर p अपॉन r3 को रख दें तो ये सभी किसका वैल्यू जी, इक्वेटोरियल का। बाकी यहाँ पर 2 को अलग कर दिए तो यहाँ पर इतने की जगह पर हम लोग क्या सब्स्टिट्यूट कर दें, ये वाले वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दें तो ये रिलेशन हम लोग को मिल चुका है। तो इसी को कहा जाता है रिलेशन बिटवीन दी एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इक्वेटोरियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का रिलेशन कहा जाता है। तो आई होप ये टॉपिक आप सभी को समझ में आया होगा। थोड़ा सा लेंदी है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगा होगा आप लोगों को, लेकिन आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा, नोट्स बनाइएगा और यदि नहीं समझ में आएगा तो लेक्चर को दोबारा देख लीजिएगा। अगर फिर भी आप लोगों को समझ में नहीं आएगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मैंने अपने तरफ से पूरी कोशिश की इसको समझाने की। ओके, तो आज के लेक्चर में यहीं तक। थैंक यू सो मच टू ऑल।